Jai Hind aspirants, this is Zahir and I welcome you back to SSB Crack Exams. Directive Principles of State Policy पूरे भारतीय राज्यांग में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं और स्पेसिफिकली बताऊं तो पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से डील करता है। तो आज के इस लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दरअसल होते क्या हैं, कितने क्रूशियल हैं इंडिया में सोशो इकोनॉमिक जस्टिस लाने के लिए, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट वगैरह क्या है, उन सभी के बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी और पूरे आर्टिकल्स जो 3 अलग अलग सेक्शंस में हमने बांटे हुए हैं उन सभी का भी क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। तो आइए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नाम को थोड़ा बहुत ध्यान लिए अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि चंद डायरेक्टिव्स दिए जा रहे हैं स्टेट को, यानी कि सरकार को, कि जब वो पॉलिसी बनाती है तो ये प्रिंसिपल्स को, इन डायरेक्टिव्स को इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज किस लिए इन डायरेक्टिव्स और इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा, इट इज टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट होता क्या है? एक ऐसा माहौल, मैं अगर आपको एक लेमन्स के लैंग्वेज में बता सकूं, एक ऐसा माहौल, सिचुएशन बनाना जहां पर सभी का वेलफेयर है, सभी सिटीजन्स वहां पर खुश हैं, उन्हें पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स मिल रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट को हम वेलफेयर स्टेट कहेंगे। पॉवर्टी जहां पर कम है या फिर नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, सोशो इकोनॉमिक इंजस्टिस हो गया, ये पूरी तरीके से रिड्यूस करना, सिटीजन्स का वेलफेयर लाना, इसी को वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आर्टिकल्स में बताऊं तो आर्टिकल 65 से लेकर 51 तक ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने तारीफ करते हुए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बताया कि दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ध्यान से अगेन पढ़िएगा, दीज आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि ये स्टेट को, सरकार को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि जब आप पॉलिसी बनाओ, स्कीम्स बनाओ, जब आप कोई भी लॉ लाओ या फिर जब आप देश को चला रहे हो, इन इंस्ट्रक्शंस को मद्देनजर रख के ही आपको देश चलाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि 3 अलग अलग सेक्शंस, 3 अलग अलग सेक्शंस तो नहीं कहूंगा, 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के तहत या फिर इंस्पिरेशन को लेकर इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बनाया गया है और उन 3 अलग अलग कैटेगरीज के नाम आप देख लीजिएगा। सबसे पहला सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स उन्हें कहा जाता है। देखिए, हम सभी को भी पता है कि सोशलिज्म से बहुत ही ज्यादा इंडिया इंस्पायर हुआ था, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा सोशलिज्म, सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट से इंस्पायर हुआ है। इवन प्रियम्बल ऑफ इंडिया भी कहता है कि इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री। तो चंद ऐसे डायरेक्टिव्स हमने रखे हुए हैं जो कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को पुश करते हैं। दूसरा, गांधीयन प्रिंसिपल। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं पर भी हमें किसी भी फ्रीडम फाइटर के आइडियल्स देखने को नहीं मिलते। स्पेसिफिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये चंद ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो गांधी जी के प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड हैं। डायरेक्टली तो गांधी जी का नाम वहां पर नहीं है, लेकिन ये सेट ऑफ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनका पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना यह है और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स ने भी गांधी जी के आइडियल से इंस्पायर होकर इन्हें इंसर्ट किया हुआ है। और तीसरा, लिबरल या इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ज्यादातर जो वेस्टर्न वर्ल्ड में हमें एक अल्ट्रा मॉडर्न डेवलप्ड सोसाइटीज देखने को मिलते हैं, तो वहां पर भी चंद ऐसी चीजें हमने इंस्पायर ली हुई है जो कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया हुआ है। अब ये बहुत ही फंडामेंटल गाइडलाइंस भी माने जाते हैं कंट्री के गवर्नेंस के लिए, क्योंकि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर पुश किया जाता है। मैंने ऑलरेडी आपको कई सारे वीडियोस में बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लगभग 60 अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद, खंगालने के बाद, पूरी तरीके से ना उन्हें एनालाइज करने के बाद हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माइट बी अ पैच वर्क बट इट इज अ ब्यूटीफुल पैच वर्क। सो यहाँ का इंस्पिरेशन या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो इंस्पिरेशन है वो हमने आयरलैंड से लिया हुआ है, डीपीएसपीस का इंस्पिरेशन। और छोटा सा फर्क मैं आपको फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच बता दूं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो दरअसल नॉन जस्टिसएबल इन नेचर है। आगे बढ़ने के पहले थोड़ा बहुत मैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बता दूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच। देखिए, बात 1945 की है, जब सप्रू कमेटी बिठाई गई थी, तेज बहादुर सप्रू जी की कमेटी बिठाई गई थी। तो अब देखिए, वो 1945 एक ऐसा माहौल था इंडिया में जहां पर पूरी तरीके से डिमांड चल रही थी और बात भी पूरी तरीके से चल रही थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बिठाने के लिए। यानी कि इन डिटेल बताऊं तो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस ही लिखेंगे, ब्रिटिश वहां पर कुछ नहीं करेगा, यानी कि ब्रिटिश का इंटरफ्रेंस वहां पर नहीं होगा। तो जाहिर सी बात थी कि बाद में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाया गया और उसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी लिखा गया। तो सप्रू कमेटी ने 1945 में अपने सजेशंस दिए और उन्होंने 2 कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स को इंसर्ट करने की बात यहाँ पर की। सबसे पहला उन्होंने कहा कि भाई जस्टिसेबल राइट्स रखो और दूसरा नॉन जस्टिसेबल राइट्स रखो।
जस्टिसेबल यानी कि क्या? उन अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी सिटीजन जो है वो सीधा जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के पास ही जा सकता है। बेस्ट एग्जांपल मैं दूं तो आपके मौलिक अधिकार जितने भी हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो सभी जस्टिसेबल इन नेचर हैं। आर्टिकल 14 से लेकर 32 जितने भी आपको राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये जितने भी राइट्स आपको दिए गए हैं वो सभी जस्टिसेबल है। यानी कि किसी भी सिटीजन के मौलिक अधिकार अगर उल्लंघन होते हैं, अगर वायलेट होते हैं, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइएगा, सुप्रीम कोर्ट खुद आपको आपके फंडामेंटल राइट्स दिलाएगा। अब ये किस लिए किया गया है? अब देखिए जितने भी फंडामेंटल राइट्स आप देख लीजिएगा, चाहे वो राइट टू इक्वालिटी हो, फ्रीडम हो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो, रिलीजियस फ्रीडम का राइट हो, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सभी सेट ऑफ राइट्स ऐसे हैं जो पॉलिटिकल राइट्स हैं। यानी कि एक सिटीजन के लिए पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उनके पॉलिटिकल राइट्स को उन्हें प्रोवाइड करते हैं। वही दूसरे हाथ पर अगर हम देखें तो देयर आर नॉन जस्टिसेबल राइट्स। ये भी अधिकार ही हैं, ये भी अधिकार ही हैं, लेकिन वो जस्टिसेबल नहीं है। अब उनका पर्पस किस लिए? क्योंकि वो अभी देने लायक नहीं है। यानी कि अब आप कह सकते हैं कि कई सारा क्रिटिसिज्म भी आया दरअसल कि एक ब्लैंक चेक की तरह है जो बैंक को दिया गया है कि जब बैंक की अवेलेबिलिटी जब होगी तब पैसा हमें जो है ना हाथ में दिया जाएगा। तो ऐसे कई सारे कमेंट्स भी इस पर पास किए गए। लेकिन हमारे कंट्री के वेलफेयर के लिए रन करने के लिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। अभी हम आगे जब गांधीयन प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे एक एग्जाम्पल आर्टिकल 40 का, जो कहता है कि विलेजेस में पंचायत को ऑर्गेनाइज करो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ 1950। 1950 से लेकर 1992 तक भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज्ड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, ना ही अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मिला हुआ था। इट वाज ओनली थ्रू 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये दोनों इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा भी मिला, कंटिन्यूस रेगुलर इलेक्शंस भी हम चलाना हमने शुरू किया। तो आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 40 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, वो नॉन जस्टिसेबल था। तो 1950 से लेकर 1992 के बीच अगर कोई एक इंडिविजुअल जाता सुप्रीम कोर्ट ये कहकर कि देखो आर्टिकल 40 में तो हमें अधिकार दिया गया है कि विलेजेस में ना पंचायत ऑर्गेनाइज करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट उसे फुलफिल नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि वो नॉन जस्टिसेबल राइट था। यानी कि सरकार को ये छूट दी गई थी कि जब अवेलेबल होगा, जब सही तौर पर आप समझोगे कि हाँ मूवमेंट सही है, लोगों में अवेयरनेस आ चुका हुआ है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन देने का वक्त आया है, तो तब आप दे सकते हैं। तो इवन दो 1952 से मुहिम चालू हुई थी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एक्सेट्रा, कई सारे कमिटीज भी आके चले गए, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, एल.एम. संघवी कमेटी, हनुमंत राव कमेटी से कई सारे कमिटीज भी आए और अल्टीमेटली 1990s में हमें देखने को मिला कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज को रिकॉग्नाइजेशन मिला। तो मैं समझता हूं कि आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल राइट्स के बीच क्या है। फंडामेंटल राइट्स अगर पॉलिटिकल राइट्स हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो आपके लिए सोशो इकोनॉमिक राइट्स हैं, लेकिन कब दिए जाएंगे उसके बारे में हमें कुछ क्लैरिटी नहीं है। बस इतना हमें कहा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो सरकार के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देश चलाने में इन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रख के ही आपको स्टेट चलाना पड़ेगा। सो ये था उसका बैकग्राउंड। तो अभी देख लीजिएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो नॉन जस्टिसेबल इन द नेचर है और वो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और वही अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वो हमें पॉलिटिकल राइट्स देने की कोशिश करते हैं। अब आइए इन डिटेल इन सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, जो कि अलग अलग 3 कैटेगरीज में हमने बांटे हुए हैं, उनके ऊपर थोड़ा बहुत एक बार नजर डालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को देखते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको कहा कि सोशलिज्म से इंडिया बहुत ही इंस्पायर्ड है। इवन इंडियन प्रियम्बल भी कहता है कि इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री। तो जाहिर सी बात है कि सोशलिस्ट या फिर सोशलिज्म से इंस्पायर होकर हमने ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो इंसर्ट किए हुए हैं। अब आप ध्यान से इन सभी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसके लिए ये कैटेगराइजेशन किया हुआ है। आर्टिकल 38 आप उठा लें, ये क्लियरली कहता है कि लोगों का वेलफेयर प्रमोट किया जाएगा। बाय होम? बाय स्टेट। देखिए याद रखिएगा एक बात, जितने भी आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे दे ऑल विल बी थ्रू द आईसेट ऑफ अ गवर्नमेंट। यानी कि अधिकार तो सिटीजन को दिए गए हैं, लेकिन ये ताकीद स्टेट को दी जा रही है कि आप सिक्योर करोगे, आप प्रमोट करोगे, आप लाने की कोशिश करोगे। सो आर्टिकल 38 भी वही कहता है कि द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय securing a social order through justice, social, economic, and political rights. And along with that, they will try to minimize inequalities in income, status, facilities, and opportunities. यानी कि इन टोटम आप देख सकते हैं कि फुल टू सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया है।
अब देखिए कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के बीच सबसे बड़ा जो अंतर है वो यही है कि कैपिटलिज्म में, कैपिटलिस्ट कंट्रीज में कंपटीशन ज़्यादा है। पुअर लोगों के बारे में या ऐसे कई सी जो सोशियो इकोनॉमिक वगैरह की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें ज़्यादातर वहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं दिया जाता। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का वहाँ पर टारगेट हमें देखने को मिलता है। लेकिन इंडिया जैसा कंट्री जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, हिस्टोरिकली बहुत ही ज़्यादा अन्याय हमारे साथ हुआ है, ठीक है? लूट, प्लंडरिंग कॉलोनीज़ बना के हमें वेस्टर्न कंट्रीज़ ने लूटा हुआ है, तो पॉवर्टी यहाँ पर ज़्यादा है, तो हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में ही ध्यान रखते हैं। सभी का साथ जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 39 आप देख सकते हैं कि अगेन ये स्टेट को ताकीद दी जाती है कि दे विल सिक्योर फॉर सिटीजन्स व्हाट? एडिक्वेट राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। देखिए इसकी खूबसूरती, यही तो मैंने कहा कि दिस आर नॉन जस्टिसेबल। कल को कोई भी एक अनएम्प्लॉयड सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकता कि डीपीएसपीज में आपने तो कहा कि एडिक्वेट राइट टू लाइवलीहुड दिलाएंगे, मुझे दिला दीजिएगा नौकरी। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। और साथ ही साथ आर्टिकल 39 कहता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा मटेरियल वेल्थ का, ताकि कम्युनिटी का कॉमन गुड हो सके। किसी भी एक स्पेसिफिक पर्सन या फिर किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के हाथ में कॉन्सेंट्रेशन ना हो वेल्थ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का। मेन और वुमेन दोनों को इक्वल पे मिले। हेल्थ और स्ट्रेंथ जो है वर्कर्स का, चिल्ड्रंस का, उसे बचाने की हम कोशिश करेंगे और साथ ही साथ फोर्सेबल अब्यूज किसी का भी नहीं होगा। अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे ताकि चिल्ड्रन का हेल्थी डेवलपमेंट हो सके। देखिए वैसे तो जब भी जरूरत पड़े हमने अमेंडमेंट्स करके चंद चीजें ऐड की हुई हैं, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में भी कई सारी चीजें हमने ऐड की हुई, मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगा। बेस्ट एग्जांपल 39A आप ले सकते हैं, प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दरअसल इसे इंसर्ट करवाया हुआ था। विल डिस्कस रिगार्डिंग इट फर्दर। लेकिन ओवरऑल आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जितने भी प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए वो सभी सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड है। आर्टिकल 41 ले लीजिएगा। अगेन इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट, सिक्योर सिटीजन्स राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। आर्टिकल 42 कहता है कि ह्यूमन कंडीशंस बनाएंगे वर्किंग प्लेस में, और साथ ही साथ मैटरनिटी रिलीफ की भी बात कर रहा है। आर्टिकल 43 देखो, सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। आर्टिकल 43A कहता है कि वर्कर्स मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में पार्टिसिपेट करेंगे, इसके लिए स्पेसिफिक स्टेप्स सरकार को लेने पड़ेंगे। दूसरा आर्टिकल 47, राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ओवरऑल आप देख लो जितने भी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज अब तक हमने इस्तेमाल किए हुए, चाहे वो वर्क का हो, एजुकेशन का हो, पब्लिक असिस्टेंस, लीगल हेड, हेल्थ के बारे में, मैटरनिटी रिलीफ, मेन और वुमेन का इक्वल वेज पे करना वगैरह, ये सभी सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट से इंस्पायर होकर हमने रखे हुए हैं। अब आइए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ डीपीएसपीस के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज गांधीयन प्रिंसिपल्स। देखिए कोई भी इस बात को मना नहीं कर सकता कि जो छाप गांधी जी ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पर छोड़ी है, इट इज एक्चुअली समथिंग विच कैन नॉट बी रिमूव्ड फॉर एवर। दरअसल इंडिया इज इक्वल टू गांधी, गांधी इज इक्वल टू इंडिया बन चुके हुए थे। अभी भी गांधी का ही देश इंडिया को कहा जाता है। तो गांधी जी के लाइफ से इंस्पायर होके, गांधी जी के जीने का जो तरीका था उससे इंस्पायर होके चंद इंपॉर्टेंट से हमने यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी जो है वो इंसेट किए हुए हैं। हम उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट इज आर्टिकल 40। मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। गांधी जी हमेशा से कहते थे कि रियल इंडिया एक्चुअली रेस्ट और लिव्स इन विलेजेस ओनली। अगर इंडिया को देखना हो तो भाई इंडिया के देहात को देखो, इंडिया के विलेजेस को देखो। तो जाहिर सी बात थी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन लोगों तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। तो गांधी जी का ही ये आइडियल था, तो उसी का इंस्पिरेशन लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइटर्स ने आर्टिकल 40 इंसर्ट किया और उन्होंने कहा और ताकीद दी स्टेट को कि यू शैल ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड एंडो देम विद नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। दरअसल इसी आर्टिकल के इंस्पिरेशन को लेकर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किए गए, जिसके तहत पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस यानी कि ग्राम सभास और अर्बन लोकल बॉडीज, म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मिला। उनके रेगुलर इलेक्शंस भी चलने लग गए। स्टेट में फाइनेंस कमीशंस भी बिठाते हैं ताकि उन्हें एडिक्वेट रेवेन्यू वगैरह, एडिक्वेट इंपॉर्टेंट से डिसीजन लेने के पार्ट्स भी उन्हें दिए जा चुके हुए, यानी कि पावर्स को डिवॉल्व करके उन्हें दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि these are not merely instructions that have been given, these are some things which are more than instruction, because there is a responsibility on the government that they should fulfill these rights so that a welfare state can be created। अब कौन सा टाइम फ्रेम में होगा इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। बेस्ट एग्जांपल आपने आर्टिकल 40 ही देखा, 1950 से लेकर 1992-93 तक भी ये इसी तरीके से पेंडिंग में था।
आर्टिकल 43 आप देख लीजिएगा, अगेन विलेजर्स को ही ये सपोर्ट करता है। प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज। छोटे छोटे जो ज्यादातर कॉटेज के इंडस्ट्रीज, चाहे वो बीड़ी मेकिंग के यूनिट्स हो गए, या फिर वुमेन्स को कई बार आपने बास्केट बनाते हुए भी देखा होगा, कारपेट्स वगैरह बनाते रहते हैं, तो ये सभी कॉटेज इंडस्ट्रीज है और ज्यादातर रूरल एरियाज में बहुत ही पॉपुलर है। तो उन्हें प्रमोट करने की आप कोशिश कीजिएगा, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल का ही एक हिस्सा है। आर्टिकल 43 बी कहता है कि प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। थोड़ा बहुत आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन आर्टिकल 19 सबसेक्शन सी, जो कि फंडामेंटल राइट्स का एक हिस्सा है, वहां पर हमें फॉर राइट टू फॉर्म इनटू कोऑपरेटिव सोसाइटीज फंडामेंटल राइट की तरह दिया गया है। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 2011 में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाकर उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज में फॉर्म होना एक फंडामेंटल राइट बनाया हुआ है, वो अधिकार उन्होंने हमें बनाकर दिया हुआ है। तो गांधीयन प्रिंसिपल से ही वो भी जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 46 आप देख लें, प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। निचले पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, गांधी जी हरिजन्स कहते थे दलित्स को, और गिरिजन्स कहते थे ट्राइबल पीपल को। तो जाहिर सी बात है कि उनके दिल के बहुत ही करीब थे, क्योंकि वो जानते थे कि इन्हीं का डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी है ताकि देश का डेवलपमेंट हो। सो निचले पिछड़े वर्ग के जितने भी लोग हैं, उन सभी के लिए उन्हें प्रॉपर एजुकेशनल फैसिलिटी, प्रॉपर उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वगैरह प्रोवाइड करेंगे। ये सभी चीजें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्हें एक्सप्लॉयटेशन से बचाएंगे, सोशल इनजस्टिस से बचाएंगे। दिस इज व्हाट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गांधीयन प्रिंसिपल्स इज। आर्टिकल 47 यहाँ पर कहता है, प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। पूरी जिंदगी गांधी जी ने शराब के खिलाफ मुहिम चलाई, उन्हें पता था कि बहुत ही बुरी चीज है। तो जाहिर सी बात है कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स वगैरह जो कि हार्मफुल है, हेल्थ के लिए इंजूरियस है, उसे प्रोहिबिट करेंगे। स्टेट पर यह ताकीद रखी गई है। एंड आर्टिकल 48 प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस, calves एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट कैटल्स टू improve देयर ब्रीड। अब देखिए, ये तो इंडियन इथॉस से जुड़ा हुआ है। गौ जो है यहाँ पर माता की तरह देखी जाती है। नॉट जस्ट मॉडर्न इंडिया, इवन सिंस द वैदिक एज भी गाय को अघन्य माना गया, यानी कि उसका जान लेना एक पाप की तरह देखा गया है। तो वो भी गांधीयन प्रिंसिपल से ही इंस्पायर्ड है, उसे भी हमने यहाँ पर इंसर्ट किया। अब थर्ड कैटेगरी ऑफ राइट्स की अगर मैं बात करूं, राइट्स नहीं कहूंगा, इंस्ट्रक्शंस की बात करूं, तो वो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं। सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट्स तो हमने समझ गए, रशियन रेवोल्यूशन वगैरह जो सोशलिज्म का रेवोल्यूशन चल रहे थे उससे हमने ले लिया। गांधी जी के प्रिंसिपल्स, जो कि गांधी जी फादर ऑफ आवर नेशन है। अब तीसरे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं। ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज, यूएसए हो गया, यूरोप जैसे कंट्रीज हो गए, तो वहां पर ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स बहुत ही फेमस है। तो वहां से भी हमने कई सारे इंपॉर्टेंट से इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स उठाए और इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए। तो आर्टिकल 44 आप देख लीजिएगा, सिक्योर ऑल सिटीजन्स आर यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। वैसे तो मैंने कई वीडियोस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बनाए हुए हैं, और एक आध दिन कई बार हमें न्यूज़ चैनल्स में चीज़ें देखने को मिलती हैं। मान लेते हैं कि कोई एक मुसलमान शादी करना चाहता है, तो वो निकाह करेगा, शरीयत को वो फॉलो करता है। कोई एक हिंदू है तो वो अग्नि को साक्षी मान के फेरे लेगा, ठीक है। वही अगर एक क्रिश्चियन है तो वो रिंग्स एक्सचेंज करेंगे, वर्ब्स एक्सचेंज करेंगे। यानी कि यहाँ पर हर रिलीजियन के तौर तरीके अलग। अब डिवोर्स भी करने का, मुसलमानों में तलाक देने का तरीका अलग, हिंदुओं में अलग है और क्रिश्चियंस में अलग है। अगर मान लो यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर लाया जाता है, तो इन तीनों कैटेगरी ऑफ पीपल को रजिस्टर ऑफिस जाके मैरिज रजिस्टर करना पड़ेगा, और अगर डिवोर्स भी चाहिए तो कोर्ट के पास ही जाकर उन्हें डिवोर्स लेना पड़ेगा। यानी कि सभी कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वट एवर देयर बैकग्राउंड इज, चाहे वो रिलीजन हो, कास्ट हो, क्रीड हो, सभी के लिए एक ही सिविल कोड अप्लाई किया जाएगा। मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट्स हो, डिवोर्स का हो गया, अडॉप्शन के इश्यूज हो गए, कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एक समान हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या इंडिया जैसे कंट्री में ये पॉसिबल है? यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। गोवा जैसे स्टेट्स और चंद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी ये बात चल रही है, चंद लोगों ने अप्लाई भी से किया हुआ है, लेकिन थ्रू आउट इंडिया जहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम कहते हैं, तो क्या वो उस डाइवर्सिटी को ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लुभाएगा, सेटिस्फाई कर पाएगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज में रिनाइजेंस जिस तरीके से आया वो बिल्कुल भी डिफरेंट है, ठीक है। रिलीजन के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब वहां पर दिया गया, लेकिन अभी भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया जैसे कंट्री में, रिलीजन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत ही इंट्रिंसिक हिस्सा है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का। तो इसीलिए इन्हें लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स कहा जाता है।
आर्टिकल 45 आप ले लें, प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। दरअसल इसी आर्टिकल 45 को इंस्पिरेशन लेकर 2002 में हमने 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया और आर्टिकल 21A हमने इंसर्ट किया, जहां पर यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन की बात हमने कही। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, 6 से 14 साल के बीच जो बच्चे हैं उन्हें यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन मिलता है। यहाँ पर हमने किया क्या, एक तो फंडामेंटल राइट हमने दिया और साथ ही साथ एक फंडामेंटल ड्यूटी, 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी हमने इंसर्ट की और कहा कि जो कोई भी पेरेंट्स है, गार्डियंस हैं, जो इनके पास 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उन पर यह ड्यूटी है कि वो हर हाल में अपने बच्चों को, अपने वार्ड्स को जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी इंस्पिरेशन आर्टिकल 45 से आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं 2002 में, 1950 से लेकर 2002 तक इतना टाइम लग गया हमें ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फुलफिल करने के लिए। यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फुलफिल करेंगे, लेकिन कब करेंगे उसका कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। देखिए, इंडिया में एग्रीकल्चर बैकबोन है। 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ से जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बेटर एजुकेशन यहाँ पर नहीं है, सही अवेयरनेस यहाँ के फार्मर के पास नहीं है। वो अभी भी पूरी तरीके से ऑर्थोडॉक्स व्यूज़ को फॉलो करता है। अपने जो एग्रीकल्चरल के प्रोसेस है वो बहुत ही उसके मुंडेन प्रोसेस हैं। वही अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएंगे, यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कंट्रीज़ में देखेंगे, तो रैंचिंग वहाँ पर किए जाते हैं। भले ही एवरेज होल्डिंग बहुत ही कम क्यों ना हो फार्मर की, लेकिन वहाँ पर प्रोडक्शन डबल या ट्रिपल होता है। क्यों? क्योंकि वो मॉडर्न और साइंटिफिक लाइन्स पर एग्रीकल्चर को करता है। तो ये नो डाउट लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है और जाहिर सी बात है कि ये भी आलोचना स्टेट को ही करनी पड़ेगी। आर्टिकल 49 यहाँ पर कहता है कि प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। रिमेंबर, फंडामेंटल ड्यूटी में भी हम पर ड्यूटी रखी गई है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाएंगे, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली स्टेट को ताकीद दी जा रही है कि नेशनल इंपॉर्टेंस के जो कुछ भी मॉन्यूमेंट्स हो गए, हमारी हिस्ट्री से, हमारी आर्टिस्टिक का ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यही तो काम करता है स्टेट की मदद से। आर्टिकल 50 आप देख लीजिएगा, सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ स्टेट। देखिए, वैसे तो 18th सेंचुरी के फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द स्टेट या फिर सेपरेशन ऑफ ऑर्गन्स जो कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, उसकी बात ऑलरेडी की हुई है। लेकिन यहाँ पर इंडिया की खास बात यह है, क्योंकि हम ब्रिटेन का तरीका फॉलो करते हैं, यहाँ पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों मिलकर काम करते हैं। मैंने कई बार एग्जाम्पल्स भी दिया कि मोदी जी वाराणसी के MP पहले, देश के प्रधानमंत्री बाद में है। क्यों? क्योंकि MP की तरह इलेक्ट होकर वो लोकसभा में गए, लोकसभा के MPs ने उन्हें अपना लीडर ऑफ द हाउस चुना, तभी जाकर वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो जाहिर सी बात है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव इंडिया में दोनों मिलकर काम करते हैं। वही जुडिशरी को हमने कंप्लीटली सेपरेट रखा है। जुडिशरी इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट तरीके से ही यहाँ पर काम करती है और इसका पर्पस भी इसीलिए रखा गया है कि चेक्स एंड बैलेंसेस की तरह ये एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखकर ये काम करते हैं। आर्टिकल 51 की बात आप देखें, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन द नेशंस। इसीलिए स्पेसिफिक रीजन है कि सरकार ना, या फिर सरकारी पोजीशन पर जो कोई भी लोग हैं वो कुछ भी अनाप शनाप कह नहीं सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई भी कंट्री क्यों ना हो, हम एक दूसरे के साथ पीस ही चाहते हैं, सिक्योरिटी ही चाहते हैं, ऑनरेबल रिलेशनशिप्स ही चाहते हैं। हम रिस्पेक्ट करते हैं सॉवरनिटी को, चाहे वो पाकिस्तान या चाइना जैसे कंट्रीज भी क्यों ना हो। फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन, जो कुछ भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं जिनका हिस्सा इंडिया है, जो कुछ भी ऑब्लिगेशन इंडिया पर रखा गया है, हम उसे फुलफिल करेंगे। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। वॉर की बात नहीं की जा रही है, रिमेंबर। इसीलिए इंडिया दुनिया भर में जाना चाहता है कि अहिंसात्मक एक कंट्री है और हम हर हाल में डिप्लोमेसी पर ही ज़्यादातर प्रोमिनेंस देते हैं। हम मारकाट नहीं चाहते, गांधी का देश है, बिल्कुल हम अहिंसा से ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बैठकर बात करते हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब आइए, कई बार हम अमेंडमेंट्स के द्वारा भी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस की हुई, हमने फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया हुआ है। तो DPSPs क्या है? लेकिन एक बात याद रखिएगा, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो या फिर DPSPs, इन्हें स्पेशल मेजॉरिटी से ही अमेंड किया जा सकता है। आर्टिकल 368 वैसे तो पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो अमेंड करें, लेकिन यहाँ पर अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए, 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप भी होनी चाहिए वहाँ पर। सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस वक्त प्रधानमंत्री थी, तो उनके नेतृत्व में यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट से DPSPs को इंसर्ट किया गया है।
सबसे पहला आर्टिकल 39 में टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इसको वहां पर इंसर्ट किया गया। आर्टिकल 39A टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर। रिमेंबर, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट पास किया गया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होते हैं, और कोई भी पुअर हो और बाद में जाकर इवन उसे एक्सटेंड करके SC ST वुमेन को भी दिया गया, तो वो भी जो अगर अफोर्ड नहीं कर सकते लीगल हेल्प, अगर वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास जाएंगे तो उन्हें लॉयर या फिर एडवोकेट को अलोकेट किया जाएगा। आर्टिकल 43A कहता है टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में वर्कर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा हाथ होता है, तो इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में भी वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना बहुत ही जरूरी है। आर्टिकल 48A कहता है कि टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इवन फंडामेंटल ड्यूटी में भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सी ड्यूटी रखी गई है कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये थे चंद इंपॉर्टेंट से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जिनके बारे में डिस्कशन होना बहुत ही ज़रूरी था। आई होप कि आपका पूरा क्विक रिवीजन हो गया होगा कि DPSPs हैं क्या, ये काम कैसे करते हैं और किस तरीके से स्टेट पर अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रखी जाती हैं। एक और छोटी सी चीज़ आपको जाने से पहले बता दूं, फंडामेंटल राइट्स को नेगेटिव इंजंक्शंस कहा जाता है, वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को पॉजिटिव इंजंक्शंस कहा जाता है। देखिए, लीगल टर्मिनोलॉजी में इंजंक्शन हम एक ऐसे ऑर्डर या फिर डिक्री को कहते हैं जो हर हाल में करना चाहिए, यानी कि एक लीगल या फिर एक ऑफिशियल ऑर्डर या फिर एक डिक्री आप कह सकते हैं। फंडामेंटल राइट स्टेट को बताता है कि कहाँ पर आपको रुकना है, यानी कि आपकी लिमिट कहाँ पर है, उसके आगे आप बढ़ नहीं सकते। वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या बताता है, लिमिट नहीं बताता, वो पुश करता है कि लिमिट को क्रॉस करो। स्टेट को बताता है, वो ताकीद दे रहा है कि भाई आगे बढ़ो ना, राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड भी प्रोवाइड करो, राइट टू यूनिवर्सल एजुकेशन भी प्रोवाइड करो। क्योंकि वहां पर सोशो इकोनॉमिक जस्टिस होगा, सोशो इकोनॉमिक राइट्स वहां पर सिटीजन्स को मिलेंगे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।